Hello बच्चों, this is Dolly Sharma, your own chemistry ma'am. Welcome you all to the amazing platform of physics वाला। तो क्योंकि आपका आरटीएस का एग्जाम है, दैट्स वाई आज का सेशन हमारा रिकॉर्डेड फॉर्म में हो रहा है, ताकि आप अपने टेस्ट की अच्छे से तैयारी करते रहिए, बेहतरीन तरीके से पेपर दीजिए और बढ़िया से एकदम परफॉर्म कीजिए। आज हम स्टार्ट करेंगे बेटा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर को। हालांकि ये इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर मैंने पीडब्ल्यू टेस्ट सीरीज चैनल पे ही वन शॉट जो भी लिया था, जो मैराथन हुई थी इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक और फिजिकल, तो मैंने पूरा आपको इतना अच्छे से डिटेल में पढ़ाया है। अगर वो सेशन आप ले लेंगे तो आपसे डेफिनेटली इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के सारे क्वेश्चंस बनने वाले, चाहे पेपर आरटीएस का हो, चाहे आपकी कोचिंग का हो, चाहे आपका नीट का पेपर हो। तो जितने भी बच्चे अगर डिटेल में चाहते हैं मेरे से पढ़ना कि मैम ये टॉपिक हमें कवर करना है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री आपसे, बेटा उस मैराथन में लास्ट के 5 घंटे मैंने ही पढ़ाया है, जिसमें इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री एंड केमिकल काइनेटिक्स को कवर किया है। सो आज हम फाइनली स्टार्ट करते हैं बेटा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का सेशन। और क्योंकि ऑलरेडी मैंने आपको बहुत सारे कंक्लूजन्स, अभी जस्ट रिसेंटली ही हुआ है, कल परसों वो मैराथन वेडनेसडे को, तो डिस्कस कर लेते हैं आज हम क्वेश्चंस। अगेन अभ्यास के अंदर जो मैं क्वेश्चंस लेकर आती हूँ बेटा, वो मैं मेंस, एडवांस, नीट मिक्स लाती हूँ, क्योंकि हम नीट के सवाल, जो ड्रॉपर के स्टूडेंट्स होते हैं मेनली, वो नीट के सवाल इतनी बार प्रैक्टिस कर चुके होते हैं कि उन्हें आंसर्स याद हो चुका होता है। तो मैंने बेटा कुछ क्वेश्चन ऐसे भी क्रिएट किए हैं जहाँ पर डेटा एकदम चेंज्ड है, जहाँ पे आपको पेन चलाना ही पड़ेगा, सवाल बनाना ही पड़ेगा। और ये सवाल से आप कभी भी अपने आप को इस बेसिस पर जज मत करना, यार ये सवाल तो नहीं हो रहे 30 सेकंड में या 1 मिनट में, हो सकता है आपको समय लगे, लेकिन आपसे बनेंगे जरूर। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं बेटा आज का सेशन। सबसे पहले पहला क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पर क्या है देख लेते हैं। क्या पूछा है बेटा क्वेश्चन ने, एक बार क्वेश्चन देख लो ध्यान से, फिर मैं आपको अप्रोच सिखाऊंगी ऐसे क्वेश्चंस का। क्वेश्चन कह रहा है द इक्वेशन दैट इज इनकरेक्ट, इनमें से कौन सा इक्वेशन इनकरेक्ट है। हम जब इक्वेशन देख रहे हैं तो हमें एक चीज जो समझ में आ रही है, बेटा आप बताइए ये सिंबल किसे रिप्रेजेंट करता है। लैम्डा नॉट एम, या इसको पाई नॉट एम हम बोलते हैं, ये रिप्रेजेंट करता है बेटा लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी को। किसे बेटा? लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। अगर हमें किसी भी रिएक्शन के लिए लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी के रिस्पेक्ट में बात करना है तो हम क्या करेंगे बेटा? उस केस में हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम यहाँ पर ये देखेंगे कि कौन सी रिएक्शन करेक्ट है, कौन सी नहीं। क्योंकि ये क्वेश्चन कहाँ से अराइज हुआ है बेटा? ये क्वेश्चन अराइज हुआ है आपका कोलरॉश लॉ से। एंड मेरे प्यारे बच्चों, कोलरॉश लॉ क्या कहता है कि जब भी आप किसी भी, कोलरॉश लॉ क्या कहता है बेटा, जब भी आप किसी इलेक्ट्रोलाइट को कंप्लीटली डाइल्यूट कर देते हो, इनफाइनाइटली डाइल्यूट कर देते हो, तो उस समय जो इलेक्ट्रोलाइट का डाइल्यूशन करने के बाद जो उसकी कंडक्टिविटी होती है, मोलर कंडक्टिविटी, जो लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी या मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन होता है, उसमें जितने भी आयंस उसके अंदर प्रेजेंट हैं, उन सभी आयंस का कंट्रीब्यूशन होता है। तो यहाँ पर जब भी हमें लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी दे रखा हो या कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन दे रखा हो, अक्सर बच्चों को रिएक्शन बनाने में भी प्रॉब्लम आता है। सो मेरे प्यारे बच्चों, ये तो आपको बहुत अच्छे से पता है कि अगर a प्लस बी दे रहा है c प्लस डी, तो आप इसको मद्देनजर रखते हुए कह सकते हो कि लैम्डा नॉट m ऑफ a प्लस लैम्डा नॉट m ऑफ b इज इक्वल्स टू लैम्डा नॉट m ऑफ c प्लस लैम्डा नॉट m ऑफ d। ये लिख सकते हो। सो ना इन दैट केस यहाँ पे क्या हो रहा है, आपको 4 रिएक्शन का दिया है, तो मैं आपको रिएक्शन को बनाने का एक ट्रिक बताती हूँ। हमेशा रिएक्शन ऐसी बनाओ बेटा, उन 2 रिएक्टेंट्स को लेफ्ट हैंड साइड पे रखो जिनके कैटायन एनायन डिफरेंट है। मैं इस बात को यहीं पर लिख देती हूँ, उन 2 रिएक्टेंट्स को, शुद्ध हिंदी में लिख रही हूँ, इंग्लिश में, उन 2 रिएक्टेंट्स को लेफ्ट हैंड साइड पे रखो जिनके कैटायन एनायन, जिनके कैटायन एंड एनायन डिफरेंट है, जिनके कैटायन एंड एनायन डिफरेंट है। तो आपको ये फाइंड आउट करने में हेल्प मिलेगी कि ये रिएक्शन पॉसिबल है भी या नहीं। ऐसा नहीं ना कोई भी रिएक्शन बना दो। तो हमने देखा कि अगर यहाँ पर इसके लिए हम रिएक्शन बनाएं NaBr NaCl,
KBr KCl। इसके लिए क्या रिएक्शन बन सकती है? इसके लिए रिएक्शन बनेगी NaBr प्लस KCl बराबर KBr प्लस NaCl। मैंने इन चारों में से उन दो रिएक्टेंट्स को लेफ्ट हैंड साइड पर रखा है जिनके कैटायन एनाइन एकदम अलग है। बेटा सोडियम इधर पोटेशियम, इधर ब्रोमीन, इधर क्लोरीन। ना इन दैट केस आप क्या लिख सकते हो भाई, पाई नॉट एम ऑफ NaBr प्लस पाई नॉट एम ऑफ KCl बराबर पाई नॉट एम ऑफ KBr प्लस पाई नॉट एम ऑफ NaCl। क्या उसके अकॉर्डिंग ये सही लिखा हुआ है? एकदम करेक्ट है। तो फर्स्ट वाला तो एकदम करेक्ट है। सेकेंड रिएक्शन का बनाना, जरा रिएक्शन बनाओ सिर्फ। तो क्या बनाओगे बेटा, यहाँ पे आप क्या लिखोगे? मैंने कहा उनको लेफ्ट हैंड साइड पे रखो जिनके कैटायन एनायन अलग है। तो आप रखोगे HCl प्लस NaOH, कैटायन H प्लस, और यहाँ पर इसकी रिएक्शन लिख देती हूँ मैं। आप क्या लिखोगे? H2O प्लस NaOH। उल्टा भी लिख सकते हो, ये किसके बराबर होगा? NaCl प्लस HCl, इसके बराबर होगा ना। इन दैट केस यहाँ पे H प्लस OH माइनस के साथ वाटर बना देगा, है ना। तो यहाँ पे बेटा बताइए क्या रिएक्शन हो जाएगी? आप खुद देख लीजिए, एसिड बेस को एक साथ रख लो, NaOH प्लस HCl क्या बनाएगा बेटा? NaCl प्लस वाटर। तो लिख सकते हो पाई नॉट एम ऑफ NaOH प्लस पाई नॉट एम ऑफ HCl बराबर पाई नॉट एम ऑफ NaCl प्लस पाई नॉट एम ऑफ H2O। तो क्या लिखा हुआ है? H2O किसके बराबर होगा? HCl प्लस NaOH माइनस NaCl। एकदम करेक्ट है। सेकेंड वाला भी एकदम करेक्ट है। अब क्या देखेंगे? थर्ड रिएक्शन। थर्ड हमने देखा NaBr NaI KBr NaBr। इसके लिए पहले रिएक्शन बनाते हैं। तो रिएक्शन क्या बनेगा? दैट इज NaBr प्लस, अब देखो कोई जहां पे कैटायन अलग हो, है ना, यहां पर कैटायन अलग है। क्या ये रिएक्शन करेक्ट तरीके से हो रही है? अगर हम देखें सोडियम के अलावा कौन सा यहाँ पर प्रेजेंट है? KBr प्रेजेंट है। ये रिएक्शन ही गलत है। NaBr NaI KBr NaBr, ये रिएक्शन ही गलत है, ये पॉसिबल ही नहीं है। सो दैट इज द आंसर। ये गलत लिखा हुआ है। इधर देख लेते हैं बेटा, है ना। इधर क्या बनेगा? KCl NaCl KBr NaBr। इसे क्या लिख सकते हो? KCl प्लस NaBr बराबर, अब इसके कैटायन को इसके एनायन के साथ लगा दो, इसके कैटायन को इसके एनायन के साथ लगा दो, तो बन जाएगा KBr प्लस NaCl। सो ना इन दैट केस क्या लिख सकते हो? KBr प्लस NaCl, है ना। तो यहाँ पे यही लिखा हुआ है KCl माइनस NaCl बराबर KBr माइनस NaBr। ये भी क्या है बेटा? करेक्ट है। तो मैं आपको फिर से रिपीट कर देती हूँ बेटा, कोलरॉश लॉ में अक्सर डेटा दे रखा होता है, लेकिन कई बच्चों को इस पॉइंट पे कंफ्यूजन होता है कि रिएक्शन कैसे बनाएं। सो मेरे प्यारे बच्चों, आपको जितने भी रिएक्टेंट्स दे रखे हैं, आपने बस क्या करना है? उन दो रिएक्टेंट को लेफ्ट हैंड साइड पे रखना है। उन दो रिएक्टेंट्स को लेफ्ट हैंड साइड पे रखो जिनके कैटायन एंड एनायन डिफरेंट है। और अगर मैं नीट पॉइंट ऑफ व्यू से देखूं बेटा, तो कोलरॉश लॉ बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्लियर मेरे प्यारे बच्चों? आर यू रेडी फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन? अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। ट्राई कीजिए, सोचिए, समझिए, सॉल्व कीजिए। ये क्वेश्चन इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टिविटी से उठकर आया है। क्लियर? ध्यान से देखना बेटा क्वेश्चन क्या कह रहा है। एंड हर क्वेश्चन के टाइम पे मैं आपको ये रिकॉल करा दूं, जो भी बच्चे डिटेल में वन शॉट देखना चाहते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का, बेटा मैराथन हुआ है PW टेस्ट सीरीज चैनल पर ही, जिसमें मैंने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री केमिकल काइनेटिक्स पढ़ाया है। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का आपका पूरा फोबिया खत्म हो जाएगा अगर आप वो सेशन अटेंड कर लेंगे। सो आई एम वेटिंग फॉर योर कमेंट्स ऑन दैट लेक्चर। ठीक है, अगर आप देखेंगे तब। ठीक है, क्या बोला है बेटा? द स्पेसिफिक कंडक्टेंस कापा को नहीं कहते? बिल्कुल कहते हैं। जब भी कोई चीज आप पढ़ रहे हो तो आप रिकॉल करो कि वहां से क्या क्या कंक्लूजन आए थे। सो मेरे प्यारे बच्चों, आपको कापा दे रखा है। कितना दे रखा है? 5 × 10⁻⁻5 साइमन सेंटीमीटर इनवर्स एट अ सर्टेन टेम्परेचर। ठीक है, और किसका दे रखा है? एसिटिक एसिड का। और एसिटिक एसिड की आपको यहां पे दे रखी है कंसंट्रेशन कि इसकी
कंसंट्रेशन कितनी है 0.0025 मोलर। क्वेश्चन कह रहा है द डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिटिक एसिड इज। डिसोसिएशन कांस्टेंट कैसे रिप्रेजेंट करते थे, अल्फा से। ये आपसे क्वेश्चन ने पूछा है और इसकी वैल्यू आपको दे रखी है डैश इंटू 10⁻⁻⁷। नियरेस्ट इंटीजर आपसे पूछा है कंसीडर लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। आपको एसिटिक एसिड का लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी दे रखा है। कितना दे रखा है बेटा, दैट इज गिवन 400 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। बताइए बेटा, क्या ये टॉपिक आपने पढ़ा है? बिल्कुल पढ़ा है। कोलरॉश लॉ के सारे कंक्लूजन्स हैं। क्या पढ़ा था भाई? अगर मैं बात करूं इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टिविटी के सारे इंपॉर्टेंट कंक्लूजन्स के, जहां से भी न्यूमेरिकल आपका बन सकता है। सो ध्यान से देखना बेटा, इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टिविटीज के सारे इंपॉर्टेंट कंक्लूजन। सबसे पहला है ना V इज इक्वल्स टू IR। ये ओम्स लॉ जो बचपन में हमने पढ़ा था, लेकिन इसका यूज कभी कभी कैलकुलेट करने के लिए हो जाता है। V पोटेंशियल डिफरेंस है, I करंट है, R रेजिस्टेंस है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कंक्लूजन बेटा, R किसके बराबर होता है, रो L अपॉन A। R इज रेजिस्टेंस, रो इज रेजिस्टिविटी, L क्या होता है, डिस्टेंस बिटवीन द इलेक्ट्रोड्स, एंड A होता है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। नेक्स्ट बेटा क्या फॉर्मूला था, कंडक्टेंस इज रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस। नेक्स्ट बेटा रो का क्या फॉर्मूला था, R इंटू A अपॉन L। नेक्स्ट स्पेसिफिक कंडक्टेंस बोलो या कंडक्टिविटी बोलो, एक ही बात है। कापा का क्या फॉर्मूला पढ़ा है बेटा, कंडक्टेंस इंटू सेल कांस्टेंट, L अपॉन A के बराबर होता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कंक्लूजन बेटा, मोलर कंडक्टिविटी क्या होता है, कापा इंटू 1000 डिवाइडेड बाय मोलारिटी। नेक्स्ट बेटा इक्विवेलेंट कंडक्टेंस क्या था, कापा इंटू 1000 डिवाइडेड बाय नॉर्मेलिटी। इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी और मोलर कंडक्टिविटी में एक रिलेशन था। क्या रिलेशन था बेटा, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी बराबर मोलर कंडक्टिविटी डिवाइडेड बाय n फैक्टर। नेक्स्ट बेटा यहीं से डिसोसिएशन कांस्टेंट, जिसका क्या फॉर्मूला था, अगर मोलर कंडक्टिविटी की फॉर्म में डेटा दिया है तो उसकी फॉर्म में रिलेशन यूज करते हैं, अगर इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी की फॉर्म में दिया है तो उसके बेसिस पे रिलेशन यूज करते हैं। क्या था बेटा, मोलर कंडक्टिविटी एट एनी कंसंट्रेशन दैट इज डिवाइडेड बाय या तो लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, यहां आप लिख सकते हो यहां पर क्या, मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। नेक्स्ट बेटा अगर आपसे डिसोसिएशन कांस्टेंट ही पूछ लिया जाए, दैट इज इक्वल्स टू C अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा। अगर अल्फा लेस देन 1 होता था तो C अल्फा स्क्वायर से आप निकाल लेते थे। तो यहाँ पे कौन सी चीज क्या रिप्रेजेंट कर रही है, रिकॉल हो गया होगा बेटा, इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टिविटी का कोई भी न्यूमेरिकल इससे बाहर नहीं जाता है। तो मेरे प्यारे बच्चों आप खुद बताइए, अगर आपसे अल्फा की वैल्यू पूछी है, अभी अभी मैंने आपको अल्फा का फॉर्मूला बता दिया, क्या है बेटा अल्फा का फॉर्मूला, मोलर कंडक्टिविटी एट एनी कंसंट्रेशन टू द मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, यानी कि लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। आपको लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी एसिटिक एसिड का गिवन है, आपको अल्फा पूछा है और आपको कापा गिवन है, स्पेसिफिक कंडक्टिविटी भी गिवन है, लेकिन आपको कापा गिवन है और कंसंट्रेशन गिवन है। इसकी हेल्प से आप क्या निकाल सकते हो बेटा, आप मोलर कंडक्टिविटी की वैल्यू निकाल सकते हो। तो यहां से क्या निकाल लेंगे, मोलर कंडक्टिविटी की वैल्यू। क्या फॉर्मूला है, कापा इंटू 1000 अपॉन मोलैरिटी। ये रहा कापा, 5 इंटू 10⁻⁻5 इंटू 1000 अपॉन क्या हो गया बेटा, मोलैरिटी। कितना है, इसको 0.0025, इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो यहां से क्या आ जाएगा बेटा, 1 2 3 4 10 की पावर 4 आ जाएगा। ठीक है, ये 5 5 25 टाइम्स जा रहा है। तो यहां से कितना बच गया बेटा, यहां से हमारे पास बच गया ये 10 की पावर 4 और 10 की पावर 5। तो यहां से 10 की पावर -1 बचा, ये इससे आपस में कैंसिल हो गया,
10⁻⁻1 इंटू 100 किया तो हमारे पास 10 बच गया। ठीक है, 10 की पावर यहाँ से और 0 कैंसिल हो गया, 10 की पावर 5 से 10 की पावर -5, 100/5 कितना बचा बेटा 20। ये किसकी वैल्यू आ गई हमारे पास, मोलर कंडक्टिविटी की इस कंसंट्रेशन पे जो हमें गिवन है, इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं तो कितना आ गया 20 डिवाइडेड बाय दैट इज 400। देखना जरा बेटा कितना आ रहा है, सॉल्व करके निकालो बेटा, सॉल्व करके आपका आंसर कितना आ रहा है निकालिए जल्दी से, बहुत इजी है बेटा, हो जाएगा, है ना। तो यहां से आपके पास अल्फा की वैल्यू आएगी, अल्फा कितना आ रहा है, अल्फा तो क्लियर है, अल्फा आ रहा है 1/20। लेकिन क्या आपसे क्वेश्चन ने अल्फा पूछा है, नहीं, क्वेश्चन ने आपसे डिसोसिएशन कांस्टेंट पूछा है, क्वेश्चन ने आपसे के ए का वैल्यू पूछा है, डिसोसिएशन कांस्टेंट, और वो किसके बराबर होता है बेटा, दैट के ए बराबर सी अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा। माने सी कितना है बेटा, कंसंट्रेशन इज गिवन ऑलरेडी एंड दैट इज गिवन 0.0025, 0.0025 इंटू अल्फा का स्क्वायर, अल्फा कितना आया बेटा 1/20, इसका स्क्वायर दैट इज डिवाइडेड बाय 0.0025। सॉल्व करो बेटा और अब आप बताइए कि ए का वैल्यू आपका कितना आ रहा है, सॉल्व करके आंसर आ जाएगा बेटा बहुत इजीली। देखो कैलकुलेशन थोड़ी ज्यादा है और कैलकुलेशन में आपको ज्यादा इसलिए करवा रही हूँ बेटा ताकि आपका जो फोबिया है कैलकुलेशन को लेकर वो क्रैक होना चाहिए। तो इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टिविटी के जो क्वेश्चन यहाँ से उठाए इसमें 3 कंसेप्ट यूज हो रहे थे, दैट्स वाई मैंने आपको ये क्वेश्चन दिया है। सॉल्व कीजिए बेटा, जब आप सॉल्व करेंगे तो आपका जो आंसर आएगा दैट इज 66 इंटू 10⁻⁻7 और क्वेश्चन देने वाले ने 10⁻⁻7 ऑलरेडी दे रखा है। तो इस केस में आंसर कितना हो गया बेटा, आंसर इज 66। तो अगर कोई पूछे व्हाट इज द आंसर, अगर सिर्फ इंटीजर की वैल्यू पूछ रहा है तो वो आंसर 66 है। क्लियर टू ऑल, ट्राई करना, सॉल्व करना, हो जाएगा। मैं रिपीट कर रही हूँ बेटा, मैं आपको ज्यादा कैलकुलेशन वाले सवाल इसलिए दे रही हूँ, करवा रही हूँ ताकि आप प्रैक्टिस करें, और प्रैक्टिस में तो हमें हर तरह के सवाल को करना चाहिए, ना कि जिनके आंसर्स हमें रटे हुए हैं उनके। मैंने मोस्टली क्वेश्चंस आपको हर सेशन में ऐसे डिस्कस किए हैं जहां पे ऑप्शंस नहीं होते, वो आपकी प्रैक्टिस के लिए, क्योंकि अभ्यास का मतलब यही है मेरे प्यारे बच्चों कि हम प्रैक्टिस बढ़िया से बढ़िया करें। ठीक है जी, चलिए अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर ये रहा। क्या कह रहा है बेटा क्वेश्चन, ध्यान से पढ़ना फिर सॉल्व करना। क्वेश्चन कह रहा है मोलर आयनिक कंडक्टिविटीज ऑफ डाइवेलेंट कैटायन एंड एनायन आर दिस एंड दिस। आपको कैटायन डाइवेलेंट दे रखा है, उसका नाम नहीं है, और एनायन भी डाइवेलेंट दे रखा है, उसका नाम नहीं है, और उसकी आयनिक कंडक्टिविटी दे रखी है। ठीक है, ठीक है जी, और आपसे पूछा है कि उसकी मोलर कंडक्टिविटी कितनी होगी। ठीक है, यहाँ पे कौन सा लॉ लग जाएगा बेटा आपका, बिना किसी शक के कोलरॉश लॉ लग जाएगा। तो आपको जो वैल्यूज दी हैं उसे आप नोट कर लीजिए, ये गिवन है 57, ये गिवन है 73, दोनों ही डाइवेलेंट है। सो ना इन दैट केस आप क्या लिख सकते हो, जो भी इलेक्ट्रोलाइट है ना ए बी, तो क्या फॉर्मूला हो जाएगा, मोलर कंडक्टिविटी ऑफ कैटायन A+2 प्लस मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एनायन B-2। तो आपका कैटायन एनायन दोनों डाइवेलेंट है, आंसर आ जाएगा 57 प्लस 73, है ना। इसको सॉल्व कर लोगे 7 8 9 10, फिर 7 8 9 10 11 12 13, यहाँ से आपके पास आंसर आ गया दैट इज 130। एक चीज क्लियर कर दो बेटा, कोलरॉश लॉ में इस बात का ध्यान रखना कि अगर इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी की बात होती है तो कितने नंबर ऑफ आयंस हैं, यानी कि कोफिशिएंट से फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर मोलर कंडक्टिविटी हम मेजर कर रहे होते हैं तो कोफिशिएंट से फर्क पड़ता है। यानी कि अगर मेरे पास, इसी कोलरॉश लॉ के कंक्लूजन में आपको मैं लिखवाना चाहूंगी, अगर मेरे पास कोई है जैसे कि A2B3 है ना, अगर मेरे पास A2B3 है तो ये कैसे ओपन होगा बेटा, 2A की पावर +3 प्लस 3B की पावर -2। अगर मैं मोलर कंडक्टिविटी निकाल रही हूँ इलेक्ट्रोलाइट का तो मैं क्या लिखूंगी, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ A2B3 बराबर A कितने हैं 2,
तो मोलर कंडक्टिविटी में आयंस का नंबर कंसीडर होता है, तो क्या लिखा जाएगा 2 इंटू लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ कैटायन प्लस 3 इंटू लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एनायन B-2। लेकिन वहीं पर अगर इस इलेक्ट्रोलाइट का मैं इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी एक्सप्रेस कर रही हूं, यानी कि लिमिटिंग इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी अगर मैं लिख रही हूं A2B3 का, सो नाउ इन दैट केस में क्या लिखूंगी, दैट लिमिटिंग इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी ऑफ cation A+3 प्लस लिमिटिंग इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी ऑफ एनायन B-2। यहाँ पे कोफिशिएंट का, नंबर ऑफ आयंस का कोई रोल नहीं होता। इज इट क्लियर? तो ये बेटा इंपॉर्टेंट कंक्लूजन था जो कि मैंने आपको साथ साथ बताया है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्या कह रहा है आपका अगला सवाल, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन कह रहा है स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल फॉर अ फ्यू हाफ सेल आर मेंशन्ड। आपको 4 हाफ सेल का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल गिवन है और वो भी स्टैंडर्ड। तो बेटा स्टैंडर्ड का मतलब क्या होता है, स्टैंडर्ड कंडीशंस ऑफ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पे, जब 1 मोलर इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है उसकी बेसिस पर E0 दे रखा है सबका, Cu+2 से Cu रिडक्शन हो रहा है, मतलब रिडक्शन पोटेंशियल दिया है, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, +1 से 0, +2 से 0, +2 से 0। आपको सबका SRP गिवन है। अब आपसे पूछा है इनमें से कौन होगा जिसका सबसे ज्यादा नेगेटिव डेल्टा G0 होगा। सो मेरे प्यारे बच्चों, डेल्टा G0 क्या होता है, डेल्टा G0 स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी को बोलते हैं, जो कि किसके बराबर होता है, -NF E0 ऑफ सेल। N होता है इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज ऑफ दैट रिएक्शन, F होता है फैराडे कांस्टेंट, 1 मोल इलेक्ट्रॉन का चार्ज, और E0 जो हम निकाल के लेकर आते हैं। क्या हम कह सकते हैं इस फॉर्मूले को मद्देनजर रखते हुए कि यहां से E0 जितना ज्यादा पॉजिटिव आएगा, हम कह सकते हैं मोर द E0 ऑफ सेल इज पॉजिटिव, जितना ज्यादा E0 ऑफ सेल पॉजिटिव होगा डेल्टा G0 उतना ज्यादा नेगेटिव होगा। आई थिंक ये पॉइंट्स आपको क्लियर हो गया होगा। अब मैम E0 ऑफ सेल किसका निकालें, तो मेरे प्यारे बच्चों जब भी क्वेश्चन आपको बोले E0 ऑफ सेल, क्वेश्चन आपको बोले E0 ऑफ सेल, क्वेश्चन आपको बोले स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, क्वेश्चन आपको बोले स्टैंडर्ड EMF, क्वेश्चन आपको बोले स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, सब कुछ एक ही है। और इसका मात्र एक फॉर्मूला आप याद रखें, दैट E0 ऑफ कैथोड माइनस E0 ऑफ एनोड, जब आप दोनों के E0 की SRP वाली वैल्यूज को यूज कर रहे हैं। अब एक ऑप्शन आपके पास ये था कि आप यहाँ पर कैलकुलेट करो, है ना, कि ये जितना भी आपको सेल रिप्रेजेंटेशन दे रखा है, सेल रिप्रेजेंटेशन LOAN मेथड से दिया जाता है। लेफ्ट हैंड साइड पे वो होता है जिसे क्या माना है, एनोड माना है, और राइट हैंड साइड पे क्या होता है, जिसे कैथोड माना है। तो हम कह सकते हैं कि जितना ज्यादा नेगेटिव SRP होगा एनोड का और जितना ज्यादा पॉजिटिव SRP होगा कैथोड का, दोनों का डिफरेंस उतना ज्यादा आएगा, और उसके बेसिस पर हम आंसर कर सकते हैं। सो मेरे प्यारे बच्चों, जिंक और सिल्वर, अगर मैं आपसे पूछूं इन चारों में से सबसे ज्यादा नेगेटिव SRP किसका है, जिंक का ही है मेरे प्यारे बच्चों। सबसे ज्यादा नेगेटिव SRP जिंक का है। और अगर पॉजिटिव SRP में कंपेयर करूं तो सबसे ज्यादा पॉजिटिव SRP सिल्वर का है। तो यहां पर वो एनोड मिला जिसका नेगेटिव SRP सबसे ज्यादा है, इसका पॉजिटिव SRP सबसे ज्यादा है। और इस केस में अगर हम E0 ऑफ कैथोड माइनस E0 ऑफ एनोड निकालते हैं तो कैथोड की कितनी वैल्यू है, 0.80, माइनस एनोड की कितनी है, -0.76, इतना ही है ना। हाँ जी, देख लो बेटा, 0.80 प्लस 0.76 कितना आ रहा है बेटा, 8, 9, 10 है ना, 15, 1.56 वोल्ट। तो मैं रिपीट कर देती हूँ बेटा, मोर नेगेटिव SRP ऑफ एनोड, एनोड का जितना ज्यादा नेगेटिव SRP है
मोर पॉजिटिव एसआरपी, जितना ज्यादा पॉजिटिव एसआरपी है आपकी कैथोड का, जितना ज्यादा एसआरपी पॉजिटिव है आपकी कैथोड का, ई नॉट ऑफ सेल उतना ज्यादा आएगा पॉजिटिव में। और ई नॉट ऑफ सेल पॉजिटिव में जितना ज्यादा आएगा तो उस केस में हम कह सकते हैं डायरेक्टली कि उसका डेल्टा जी नॉट उतना नेगेटिव होगा वाया दिस फॉर्मूला। इस फॉर्मूले पे काफी तरह के सवाल आते हैं। कभी पूछ लेता है डेल्टा जी नॉट कितना है, कभी पूछ लेता है ई नॉट, कभी यहाँ पर 2-3 रिएक्शन का, क्योंकि अगर मैं बात करूं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एक इंटेंसिव प्रॉपर्टी है जो कि अमाउंट ऑफ सब्सटेंस पर डिपेंड नहीं करती है। तो अगर मैं कभी बात कर लूं किसी इंटेंसिव प्रॉपर्टी की तो सो इन दैट केस हम कह सकते हैं कि भाई जब हमें 2-3 रिएक्शन का ई नॉट दिया जाए और फाइनल रिएक्शन का ई नॉट पूछे तो हम उन 2-3 रिएक्शन को प्लस करके फाइनल रिएक्शन की निकाल, मान लो रिएक्शन आ रही है तो ई नॉट वैसे नहीं आ सकता, तब हम ये रिलेशन यूज करते हैं सारी रिएक्शंस के लिए, क्योंकि डेल्टा जी या डेल्टा जी नॉट ये एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। क्लियर मेरे प्यारे बच्चों? सो करेक्ट आंसर विदाउट एनी डाउट इज ऑप्शन ए। चलिए करते हैं लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडेज सेशन, देखते हैं क्या है हमारा। ध्यान से पढ़िएगा, फिर मैं आपको सारी हिंट्स लिख पाऊंगी। ध्यान से पढ़िएगा क्वेश्चन क्या कह रहा है। ट्राई टू सॉल्व इट बाय योरसेल्फ। क्वेश्चन ने आपको ई नॉट की वैल्यूज दे रखी है, O2 से H2, S28 -2 से SO4 -2, Br2 से Br माइनस, Au + 3 से Au। आपसे पूछा है इनमें से स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है। बताइए मेरे प्यारे बच्चों, इनमें से स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है? निकालिए भाई। बड़ा आसान सवाल है, आपसे हो जाता है तो ठीक है, नहीं तो मेरे पास एक बहुत ही बेहतरीन ट्रिक है। जब भी आपको ई नॉट दे रखा हो ना, है ना, ये एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी बता देती हूँ बेटा, हमेशा जो भी ई नॉट दे रखा है उसे कन्वर्ट कर लो एसआरपी में। मैम कैसे कन्वर्ट करें? तो ये आपको पता होगा बेटा, फॉर सेम इलेक्ट्रोड, अगर मेटल सेम है ना, अगर इलेक्ट्रोड सेम है तो अगर हमें किसी का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दिया है, मैम कैसे पता चलेगा ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है? अगर ई लिखा है यानी कि पोटेंशियल, ऊपर नॉट है यानी कि स्टैंडर्ड, और जो भी दे रखा है जैसे M+2 से M रिडक्शन हो रहा है ना, लॉस ऑफ गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, M+2 से M डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट, M से M+2 इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट, उसको देखकर पहचानिए। अगर ऑक्सीडेशन हो रहा है यानी कि स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दिया है, अगर रिडक्शन हो रहा है यानी कि स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल दिया है, दोनों को आपस में कन्वर्ट कर लो। सो मेरे प्यारे बच्चों, सेम इलेक्ट्रोड के लिए ऑक्सीडेशन पोटेंशियल को अगर रिडक्शन पोटेंशियल में कन्वर्ट करना है तो आगे माइनस लगा दो, दैट्स इट। तो हमेशा ध्यान रखना बेटा, एसआरपी जितना ज्यादा नेगेटिव होगा, एसआरपी जितना ज्यादा नेगेटिव होगा, एसआरपी जितना ज्यादा नेगेटिव होगा, रिड्यूसिंग पावर जो है उस एलिमेंट का, रिड्यूसिंग पावर उस एलिमेंट का उतना ज्यादा होगा। अगर मेटल है तो मेटल का रिएक्टिविटी उतना ज्यादा होगा। क्लियर है जी? साथ के साथ वो हमेशा एनोड होगा, जिसका मोर नेगेटिव एसआरपी है वो एनोड होता है, एंड एनोड इज द प्लेस वेयर हमेशा ऑक्सीडेशन होता है। रिड्यूसिंग पावर, रिड्यूसिंग एजेंट बढ़िया होगा। तो कभी भी आपको कंपेयर करना हो ऑक्सीडाइजिंग पावर या रिड्यूसिंग पावर, अब इसकी जगह अगर मैं पॉजिटिव एसआरपी कर देती हूँ सब कुछ अपोजिट हो जाएगा। रिड्यूसिंग पावर की जगह आ जाएगा ऑक्सीडाइजिंग पावर, रिएक्टिविटी की जगह रिएक्टिविटी उतनी कम, वो एनोड की जगह कैथोड हो जाएगा, और ऑक्सीडेशन की जगह उसका बढ़िया रिडक्शन होगा। अब इस क्वेश्चन को देखिए और बताइए कि सबसे बेहतरीन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है। बढ़िया ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होने के लिए क्या होना चाहिए? मैंने अगर आपको नेगेटिव का लिखवा है तो पॉजिटिव का आप कर लो, मैं ही कर देती हूँ। चलो, तो हम कह सकते हैं जिसका पॉजिटिव एसआरपी जितना ज्यादा है, जिसका पॉजिटिव एसआरपी जितना ज्यादा है उसकी क्या होगी बेटा? उसकी ऑक्सीडाइजिंग पावर उतनी ज्यादा होगी, उतनी बेहतरीन होगी। उसकी रिएक्टिविटी, उस मेटल की रिएक्टिविटी
रिएक्टिविटी ऑफ मेटल उतना कम होगा। नेक्स्ट बेटा, वो हमेशा कैथोड का काम करेगा और उसका खुद का हमेशा क्या होगा बेटा, रिडक्शन। तो यहां पर भी रिएक्टिविटी ऑफ मेटल लिख देती हूँ बेटा ताकि कंफ्यूजन ना। तो आप सब जगह देखो, पहले आपको दे क्या रखा था, तो हमने देखा जो क्वेश्चन हमारे पास है उसमें हमें क्या दिया है, ये 0 से -2 में जा रहा है ऑक्सीजन, 0 से -2 SRP ही दिया है, रिडक्शन पोटेंशियल ही दिया है। ये ऑक्सीजन -1 से -2 में जाता है, सल्फर तो +6 होता है, तो यहां पर भी ये हमें SRP दिया है। 0 से -1 अगेन SRP दिया है, +3 से 0 अगेन SRP दिया है। अगर हमें चारों का स्टैंडर्ड कैसे पता चला, स्टैंडर्ड है ऊपर नॉट लगा रखा है, पोटेंशियल E है और रिडक्शन है या ऑक्सीडेशन है, ये रिडक्शन होते हुए दिखा रहा है तो रिडक्शन पोटेंशियल है, अगर ऑक्सीडेशन होते हुए दिखा रहा है तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है। सो ना इन दैट केस हम कह सकते हैं कि पॉजिटिव SRP जिसका जितना ज्यादा होगा उसकी ऑक्सीडाइजिंग पावर उतनी ज्यादा होगी। देख लीजिए सबसे ज्यादा पॉजिटिव SRP किसका है, +1.23 +2.05 +1.09, यही सबसे ज्यादा है। सो करेक्ट आंसर हियर विल बिकम ऑप्शन सी। इज इट क्लियर टू ऑल? समझ आया बेटा? बहुत ही बेसिक मैंने सारे वो क्वेश्चंस उठाए बेटा जिस पे आप बहुत कम सवाल प्रैक्टिस करते हो। अगला सेशन भी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का ही है, तो मैं मिसलिनियस क्वेश्चंस कराऊंगी, फैराडे लॉ, टाइप्स ऑफ सेल बैटरी और नर्स इक्वेशन वाला पार्ट भी थोड़ा सा लेकर आऊंगी, क्योंकि आज के सेशन में उसका क्वेश्चन मिस्ड है, मतलब एग्जैक्ट नर्स इक्वेशन पे सवाल नहीं है। ठीक है जी, तो मेरे प्यारे बच्चों अच्छे से पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, बेहतरीन तरीके से पढ़ाई कीजिए। आपके टेस्ट के लिए आपको ऑल द वेरी बेस्ट। मैं ऐसे ही आती रहूंगी, आपकी फिजिकल केमिस्ट्री को संभालती रहूंगी, और जिन भी बच्चों को डिटेल में रिवीजन करना है बेटा, मैराथन मैंने लिया हुआ है, उसका लेक्चर जरूर आप देखें और बताएं कि आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, स्टे ब्लेस्ड। वन मोर थिंग, ऑलवेज स्टे मोटिवेटेड, stay happy and always stay motivated। ध्यान रखिएगा बच्चों, है ना? टाटा बाय बाय, जय हिंद।